सो देखो, वी आर डूइंग दिस फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेकेंड लॉ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, अ बॉडी ऑफ मास m collide against the wall with a velocity v and rebounds with the same speed. Its change in momentum is. तो दिस इज कोई बॉडी है विच इज स्ट्राइकिंग द वॉल, वॉल को हिट करेगी और इसको हिट करने के बाद रिबाउंड करेगी विद द सेम वेलोसिटी v. अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v कंसिडर करते हैं तो रिबाउंड होने के बाद भी उसकी वेलोसिटी v होगी. हमें पता है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो दैट इज mvf माइनस mvi. यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी का वो पॉजिटिव कंसिडर किया है और रिटर्न जाएगा तब हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव कंसिडर किया है. ठीक है. सो वी एफ को हमने पुट किया माइनस वी बिकॉज इट इज़ इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, उसको हमने निगेटिव किया है, ये इक्वेशन का माइनस है. और इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. सो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, -2mv. यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए. सो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा 2mv. 2mv is the magnitude of change in momentum. Option A is correct. So in the second question, a ball of mass 0.5 kg which is moving with a 2 meter per second of velocity, it is striking the wall and returning back with the same velocity. और जब ये वॉल के साथ कांटेक्ट करेगा तो वो कांटेक्ट हो रहा है 1 मिली सेकेंड के लिए. हमें पूछा है द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वॉल ऑन दिस बुलेट. तो हमने कहा न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. सो चेंज इन मोमेंटम को हम लिखा मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी इज इन द लेफ्ट हैंड साइड हमने निगेटिव कंसिडर किया, ऑन द राइट हैंड साइड जो वेलोसिटी होगी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. सो 0.5 माइनस 2 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टाइम को मिली सेकेंड से हमने सेकेंड में किया 10 to the power -3. सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल इज 2000 न्यूटन. So in the question number 3, a ball of mass m is moving with velocity v. It strikes normally with a wall and reflects back. If the time of contact between the ball and the wall is t, find the force exerted by the ball on the wall. So हमने कहा कि बॉल v वेलोसिटी से चल रहा है, वॉल को स्ट्राइक करेगा, रिटर्न भी जाएगा v वेलोसिटी से, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट t है. सो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम इज m v final minus v initial. v final minus v initial is -2, that is minus v of minus v is -2v divided by t. So -2mv upon t, magnitude wise the force exerted by the ball on the wall is 2mv upon t. So अभी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, इसको हम आइसोलेट सिस्टम भी कह सकते हैं, ऑफ कांस्टेंट मास, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम. मतलब कोई सिस्टम है तो व्हाट इज मीन बाय सिस्टम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गन और बुलेट है. सो गन और बुलेट कंबाइनली मिला के हम इसको कह सकते हैं ये है सिस्टम. या दो से ज़्यादा भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो सकते हैं. इन दिस केस देर आर टू थिंग्स, दैट इज़ वन इज़ गन एंड अनदर इज़ बुलेट. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये दिस इज़ गन एंड दिस इज़ बुलेट. सो दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. अगर इनके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता, ना एयर रेजिस्टेंस ना कुछ, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, इनका मास भी अगर कांस्टेंट होता है गन का और बुलेट का, तब हम कह सकते हैं ऐसे कंडीशन में ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बरकरार रहेगा विथ टाइम. ये एक स्टेटमेंट हमने लिखा. उसको हमने नीचे मैथमेटिकल उसका फॉर्मुलेशन देखा कि हमें पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. और ये जो लॉ है, ये लॉ क्या कहता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कंजर्व्ड होना चाहिए. मोमेंटम कांस्टेंट मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. कब होगा मोमेंटम कंजर्व, जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. सो हमने कहा कि P कांस्टेंट है, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट है इन सभी का मोमेंटम ऐड करके इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. सो P1 प्लस P2 प्लस और भी ऑब्जेक्ट होंगे तो P3 एंड सो ऑन करके हम लिखेंगे कांस्टेंट. हम इसको ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर सम चेंज, मतलब गोली चलाने से पहले जो मोमेंटम होगा ये सिस्टम का,
इज इक्वल्स टू गोली चलाने के बाद वही मोमेंटम बॉडी का बरकरार रहेगा. सो इसलिए हमने कहा कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर सम चेंज इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर चेंज. फिर तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा कि सर गोली चलाओगे तो कुछ फोर्स लगेगा ना, तो जो कुछ फोर्स लगेगा वो गन के अंदर से ही जनरेट होगा. दैट विल नॉट बी ए एक्सटर्नल फोर्स. वो अंदर से जो फोर्स लगेगा दैट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इंटरनल फोर्स. क्वेश्चन से हम देखेंगे इसे. ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में m1v1 प्लस m2v2 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. नाउ लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट सो दैट वी कैन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो मास बीइंग कांस्टेंट, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे dv1 अपॉन डी2. सिमिलरली वेलोसिटी का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv2 अपॉन dt. कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमें पता है होता है वो जीरो. So dv upon dt is nothing but acceleration a1, dvt upon dt is nothing but acceleration a2. मान लेते हैं कि यही एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि लेट्स से m1 is the mass of gun, let's say this is mass of gun and this is mass of bullet. ठीक है, तो उनका कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा. सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो f2 उधर लेके जाएंगे तो इट विल बी अ माइनस साइन. सो मैग्नीट्यूड वाइज भी ये इन दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो सेम लगाएंगे. लेट्स से गन बुलेट के ऊपर लगाती है 2 न्यूटन का फोर्स, तो वो भी इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो हमने कहा इट आल्सो वैलिड्स एंड शोज एंड जस्टिफाइज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, हु द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो अगर इन अ शॉर्ट 100 बात की एक बात अगर हमें करनी है तो कोई हमें पूछेगा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसको कहना कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है. सो इन दिस सैम्पल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है. एज यू कैन सी हियर इज अ गन और गन के अंदर से बुलेट फायर की है. यहाँ पे कुछ डेटा मैंने गिवन दिया है कि बुलेट फायर की हमने 200 मीटर पर सेकेंड से, जिसका मास है 0.2 kg, और ये गन है जिसका मास है 2 kg. तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन. गन की वेलोसिटी कितनी होगी. सो हमें पता है कि कोई बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, जो कोई अंदर से हम ट्रिगर दबाएंगे स्प्रिंग के कारण जो बुलेट बाहर निकलेगी दैट इज टोटल इंटरनल फोर्स. तो हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर जीरो है तो मोमेंटम इसका कंजर्व होगा, और मोमेंटम अगर कंजर्व है तो हम उसको ऐसा लिखते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग द बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग द बुलेट. सब जब तक हम बुलेट को फायर नहीं करते तब तक वेलोसिटी ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट दोनों भी जीरो रहेगा. फायर करने के बाद हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 200 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने ये डेटा पुट कर दिया. ये लेफ्ट हैंड साइड तो टोटल जीरो हो गई क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है बिफोर फायरिंग. इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन दिया था 2 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ गन तो फाइंड आउट करना था, प्लस मास ऑफ बुलेट गिवन था 0.2 दैट इज हियर, इंटू इसकी वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड. तो हमने इसको सॉल्व किया, हमने मिला -40/2 दैट इज वेलोसिटी ऑफ गन 20 मीटर पर सेकेंड. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स द गन विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. सो इट shows action is equals to reaction. It follows the Newton third law also. So the reason why we keep the gun firmly in our hand, so that if you keep or hold the gun loosely in your hand with gun will move towards the backward direction with a velocity of 20 meter per second and injury or accident may happen. So इसलिए हम इस गन को स्टिफली पकड़ते हैं बिकॉज गन इज रिकॉइलिंग. इसको कहते हैं रिकॉइल भी होना पीछे, गन का पीछे रिकॉइल भी हो जाता है with a velocity of 20 meter per second. So this is how we calculate this. So second question, यहाँ पे if a man tries to jump out of the boat which is of mass 70 kg 20 meter per second से ये jump कर रहा है and there is a boat which is of mass 100 kg. हमें पूछा है find the direction and velocity of boat. So हमने यहाँ पे देखा man tries to jump, मतलब यहाँ पे F external force 0 है. man जो कुछ force लगाएगा, remember that the force exerted by the man is internal force because man and boat जो भी कुछ force लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर that will be totally internal force. So external force यहाँ पे 0 है. So momentum of system हम कह सकते हैं कि वो constant है या conserved है. तो हम क्या कहते हैं momentum before jump is equals to momentum after the jump of the man. So before jump दोनों rest में थे तो 0 लिख दिया. After jump mass of the man is 70 and velocity is 20 and mass of the boat is 100, velocity v2 हमें find out करनी थी.
तो V2 आ गई -14 मीटर पर सेकेंड. So negative answer indicates that the direction of boat is in the opposite direction to the man which is jumping out of the boat. So in the question number 4 मैंने पूछा था कि एक बॉम्ब है, बॉम्ब रेस्ट में है. So after burning the bomb it blast into two parts, two segments. एक पोर्शन जिसका मास 4 kg हो जाता है, दूसरा पोर्शन जिसका मास हो जाता है 6 kg. टोटल मास दिया था 10 kg. एक पोर्शन जिसकी वेलोसिटी दी है 21 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पोर्शन की हमें वेलोसिटी पूछी है. तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. यहाँ पे जो कुछ केमिकल रिएक्शन से बॉम्ब फटेगा दैट विल बी इंटरनल फोर्स. सो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं है यहाँ पे 0. सो मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगाया. तो यहाँ पे ऐसे लिख लो सब लोग, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये जो हमने नीचे लिखा है इक्वेशन दैट इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इनिशियली वेलोसिटी 0 है, सो 10 इंटू 0 इज इक्वल्स टू m1 इज 6 इंटू उसकी वेलोसिटी u फाइंड आउट करनी है, प्लस m2 इज 4 kg इंटू इट्स वेलोसिटी इज 21. सॉल्व करेंगे, हमें u की वैल्यू मिल गई -14 मीटर पर सेकेंड. माइनस इंडिकेट इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द 21 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज -14 मीटर पर सेकेंड.